जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्लास 10th का जो आलेखन कला है उसके बारे में हम पूरा चीज़ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चित्रकला मतलब आलेखन कला ना, डिज़ाइन, उसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। ओनली फॉर क्लास 9th एंड 10th बोर्ड के एग्ज़ाम वाले प्लीज़ इसको ज़रूर देख के और याद कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलो फिर आलेखन, है ना, आलेखन कला जिसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आलेखन का अर्थ क्या होता है? आलेखन का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। आलेखन का अर्थ विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक ढंग से बनाना होता है, जैसे पुष्प व पत्तियों को उनके वास्तविक रूप को ध्यान में रखते हुए लयबद्ध तरीके से सजाना। ठीक है, आलेखन का अर्थ, है ना, ये होता है। आलेखन एक प्रकार से अलंकार होता है। जिस प्रकार एक मानव आकृति को सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहना देने से उसका सौंदर्य निखर उठता है, ठीक उसी प्रकार किसी धरातल को लयबद्ध और कलात्मक रेखाओं द्वारा पुष्प, पत्तियों व कलियों आदि से इस प्रकार सजा दिया जाए कि उसमें सौंदर्य एवं आकर्षण आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? आलेखन कहते हैं। ठीक है, आलेखन का अर्थ अब मैंने आपको बता दिया। अब क्या है आलेखन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिजाइन, है ना, लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित, है ना, लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सज्जित किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। ठीक है, तो आलेखन की परिभाषा हो गई, अब इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आलेखन की उपयोगिता क्या है। ठीक है, आलेखन की उपयोगिता क्या है? देखिए, हमारे दैनिक जीवन में आलेखन की उपयोगिता सर्वत्र देखने को मिल जाती है। जैसे हम प्रातः की दिनचर्या में चाय के प्याले सुंदर आलेखनों से सजे होते हैं। जब हम चाय के प्याले लेते हैं तो वो सुंदर आलेखनों से सजा रहता है, आप देखिएगा। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं आलेखनों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हम घर बनवाते समय उसकी छत पर हम आलेखन करते हैं, दीवारों पर आलेखन द्वारा सजावट की जाती है, जिससे घर में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। हमारे पहनने के वस्त्र, घर के फर्नीचर, पुस्तकों, बर्तनों, बाजारों, ठीक है, बाजारों, दुकानों, मॉल्स तथा दैनिक जीवन में, है ना, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु क्या होती है? आलेखन कला का उपयोग किया जाता है। बिना आलेखन के कोई भी वस्तु रूखी, अनगढ़ और कठोर सी लगने लगती है। ठीक है, तो आलेखन कला की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आलेखन की विशेषताएं क्या है। देखिए, आलेखन में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। ये गुण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला होगा लयात्मकता या प्रवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिदम, है ना। सेकंड है संतुलन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस। और थर्ड है प्रभाविता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डोमिनेंस। और चौथा होता है रंग योजना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर स्कीम। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो आलेखन के जो कुछ विशेष गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है लयात्मकता या प्रवाह, जिसको इंग्लिश में हमने क्या बोला था? रिदम बोला था। ठीक है, तो किसी भी आकृति को, है ना, किसी भी आकृति को उसके वास्तविक रूप में कठोर रेखाओं से चित्रित न करके उसे कोमल, लचकदार, लहरदार, प्रवाहमयी रेखाओं से चित्रित करना लयात्मकता कहलाता है। ठीक है, उसमें लय होना चाहिए। ठीक है, आलेखन का सर्वप्रमुख गुण उसकी लयात्मकता होती है। ठीक है, उसका सर्वप्रमुख गुण जो होता है आलेखन का, उसका लयात्मकता होती है। यह लयात्मकता गुलाब, कमल अथवा किसी भी अन्य पुष्प को एक समान रूप से आकर्षक बना सकती है। पशु पक्षियों के संदर्भ में भी हमें इसी लयात्मकता को ध्यान में रखकर उनका चित्रण करना चाहिए। लयात्मकता किसी आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाती है,
इसे दिए गए चित्र के द्वारा भली भांत समझा जा सकता है। देखिए ये चित्र दो है, एक है पहला है जो है गुलाब का फूल, ये वास्तविक रूप में है और ये दूसरा है लयात्मक रूप में है। ठीक है, तो ये वास्तविक रूप में आप ऐसे ही बना दिए और लयात्मकता रूप में मतलब लयात्मक रूप में आप इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो सुंदर लगने लगता है। ठीक है, उसी तरह आगे कहा जा रहा है कि आलेखन की रचना में रेखा की गति का विशेष महत्व है। लंबी, लहरदार एवं घुमावदार रेखाओं से बने आलेखन हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। रेखा की गति का किसी दिशा में अचानक मुड़ जाना आलेखन पर विपरीत प्रभाव डालता है। दिशा को धीरे धीरे परिवर्तन कोमलता को उत्पन्न करता है। अतः आलेखन में लंबी प्रवाही रेखाएं होनी चाहिए जो आलेखन के पूरे क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग करती हुई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं संतुलन। ठीक है, लयात्मकता हमने बता दिया, अब संतुलन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं चित्रकला में, आलेखन में, उसको बताया जा रहा है। आलेखन को आयत, वर्ग, वृत्त अथवा अन्य किसी भी आकृति में बनाया जाता है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। क्षेत्र के इस विस्तार में आलेखन की छोटी तथा बड़ी आकृतियां चित्रित की जाती हैं जिनके रंग तथा आकार के कारण उनका भार कम अथवा अधिक हो जाता है। आलेखन के पूरे क्षेत्र में कुछ अधिक भार की तथा कुछ कम भार की आकृतियों का विस्तार होना चाहिए। इसी प्रकार किसी एक दिशा में बढ़ती रेखा को दूसरी दिशा की ओर घूमती हुई रेखा द्वारा संतुलित किया जाता है, किंतु दिशा का यह परिवर्तन धीरे धीरे होना आवश्यक है। किसी दिशा में जाने वाली रेखा के विपरीत दिशा में क्रमशः घूमने पर ही रेखा लयात्मक हो सकती है। ठीक है, तो संतुलन आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं प्रभाविता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डोमिनेंस। ठीक है, पूरे आलेखन में यदि छोटी छोटी आकृतियां बना दी जाए तो वह घनी आकृतियों का समूह दिखाई देगा, और यदि केवल बड़े आकार की एक जैसी आकृतियां बनाई जाए तो उनमें भी आकर्षण नहीं रहता। कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी आकृतियां बनाने से आलेखन में नवीनता बनी रहती है। आलेखन में एक आकृति सर्वाधिक आकर्षण की होनी चाहिए तथा 2-3 आकृतियां उससे कम आकर्षण की और शेष सभी सामान्य बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं डोमिनेंस, प्रभाविता, है ना। अब देखते हैं रंग योजना, कलर स्कीम। ठीक है, किस रंग के साथ कौन सा रंग अधिक आकर्षक लगता है, इसी अवधारणा को रंग योजना कहा जाता है। किसी आलेखन की आकर्षक रंग योजना में हमें निम्नलिखित 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है रंगों का मेल, है ना। सबसे पहला क्या है, रंगों का मेल। किसी आलेखन में विरोधी रंग जैसे लाल तथा हरा पास पास लगाने से चमक तो आती है किंतु हृदय को सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है, समझिएगा, लाल और हरा पास पास लगाएंगे, पास पास अगर आप कलर करेंगे तो चमक तो आएगी लेकिन हृदय को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए संगत रंगों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आकर्षण बढ़ता है, जैसे पीला, हरा, नीला। ठीक है, पीला, हरा, नीला, नीला बैंगनी, लाल, लाल नारंगी, पीला। ऐसा करने से रंगों का आकर्षण आंखों को सुखकर लगता है। ठीक है, कला वही होता है जो मन की संतुष्टि आपको प्रदान करे। ठीक है, चलो अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि रंगों के शेड या टिंट का प्रयोग, है ना। रंगों में काला अथवा सफ़ेद मिलाने से वे गहरे या हल्के हो जाते हैं। रंगों के इस बदलाव को आलेखन में विविधता से उपयोग किया जा सकता है। गहरे रंगों के साथ धीरे धीरे हल्के होते हुए रंग मन को अच्छे लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इनमें कहीं कहीं हल्के रंग भी अच्छे लगते हैं, साथ ही कहीं कहीं हल्के रंग के साथ गहरे रंग लगाने से आकर्षण और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो रंगों के शेड और टिंट का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा है रंगों का
तीखापन, है ना। शुद्ध रंग चटक होते हैं। क्या होते हैं? जो शुद्ध रंग होंगे वो चटक होते हैं। उन्हें थोड़ा सा धुंधला बना दिया जाए तो वे मधुर तथा कोमल हो जाते हैं। अधिक धुंधले रंग आलेखन को फीका कर देते हैं, किंतु ऐसी धुंधली आकृतियों के पास चटक रंग की आकृति बनाने से आलेखन रुचिकर हो जाता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आलेखन के प्रकार। ठीक है, आलेखन के प्रकारों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है, पहला है प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार, और ख होता है स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार। तो प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। देखिए लिखा है कि प्रकृति के आधार पर आलेखन के निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आलेखन, दूसरा है अलंकारिक आलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन और चौथा है सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। प्राकृतिक आलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल डिज़ाइन, अलंकारिक आलेखन को क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, और ज्यामितीय आलेखन को जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, और सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन को कंपोजिट डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक आलेखन देखते हैं, नेचुरल डिज़ाइन, है ना। देखिए आप नेचुरल डिज़ाइन का फिगर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त रूपों की वास्तविक बनावट का उसी रूप में चित्रांकन करना प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्रकृति प्रदत्त रूपों की वास्तविक बनावट, जो हम वास्तविक बनावट करेंगे उसी रूप में चित्रांकन करना प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। इस प्रकार के आलेखनों में अधिकतर प्राकृतिक रूपों का, जैसे पुष्प, कली, पत्तियों, पशु व पक्षियों आदि का चित्रण लयात्मकता के साथ किया जाता है। इस प्रकार के आलेखन के प्राकृतिक रूपों में वास्तविक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आए हम सेकेंड पॉइंट पे, अलंकारिक आलेखन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ऑर्नामेंटल डिजाइन। तो ये क्या होता है? देखिए अलंकारिक आलेखन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रूपों के अलंकारिक आलेखन यहाँ पे है। ठीक, प्राकृतिक रूपों के अलंकृत रूपों के संयोजन से बने आलेखन को अलंकारिक आलेखन कहते हैं। इस प्रकार के आलेखनों में प्राकृतिक आकारों को सौंदर्य वृद्धि के लिए अधिक लयात्मकता और ज़्यादा घुमाव लिए हुए बनाया जाता है। इस प्रकार के आलेखनों में वास्तविकता का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन इनमें आंतरिक सौंदर्य अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार के आलेखनों में कलाकार रंग भी अपनी कल्पना से किसी भी प्रकार के करने से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के आलेखन आभूषणों व मंदिरों आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं, ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल डिज़ाइन। ज्यामितीय आकारों के संयोजन से, सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए ज्यामितीय आलेखन का। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में कि ज्यामितीय आलेखन क्या होता है। तो ज्यामितीय आकारों के संयोजन से बने आलेखन को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। इस प्रकार के आलेखनों में वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त व अन्य ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के आलेखन पूर्णतया ज्यामितीय यंत्रों द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार के आलेखन मंदिरों, महलों, ताजमहल व लाल किला जैसे ऐतिहासिक भवनों की जाली, छतों व दरवाजों आदि पर देखने को मिलती है। लास्ट में हमने बताया था, जो 4 प्रकार का मैंने बताया था, तो सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन जिसको बोलते हैं कंपोजिट डिज़ाइन। आपने देख लिया होगा ये मिश्रित आलेखन, कंपोजिट डिज़ाइन। ठीक है, प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितीय इन तीनों आलेखनों के मिश्रण से बने आलेखन को सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन कहते हैं। इस प्रकार के आलेखन में कोई एक प्रकार की आकृति नहीं होती है, इसमें मिश्रित आकृति रूपों का प्रयोग होता है। मतलब आपको प्राकृतिक भी देखने को मिलेगा, इसमें अलंकारिक भी देखने को मिलेगा और ज्यामिति भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के आलेखन एक निश्चित आकार को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ज्यामितीय आकारों से जाली या पृष्ठभूमि बनाकर उसके ऊपर प्राकृतिक व अलंकारिक आलेखन सजाना। इस प्रकार के आलेखन पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होते हैं और इन्हें बनाने के लिए उपयुक्त तीनों प्रकार के आलेखनों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब आता है कि स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार। ठीक है, ये मैंने पहले जो मैंने बताया था आपको, वो किसके आधार पर बताया था? प्रकृति के आधार पर मैंने आलेखन के 4 प्रकार बताए थे। उसी तरह स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार अब आपको बताने जा रहा हूं। तो स्थान के आधार पर आलेखन के निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला बताते हैं आपको, केंद्र का आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है। इस तरह के आलेखन अधिकतर वृत्त या वर्ग के अंदर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के आलेखन छत, फर्श, टेबल व चादर आदि के लिए बनाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए इस फिगर को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, केंद्र का आलेखन या तो वर्ग या तो वृत्त में, दोनों में किसी भी चीज में बनाया जाता है। केंद्र का आलेखन यहाँ पे भी और धरातल का आलेखन यहाँ पे। इस फिगर को देखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, धरातल का आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग संपूर्ण धरातल को सजाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के आलेखनों में एक इकाई को एक समान दूरी पर पूरे धरातल पर दोहराते हैं। यह आलेखन अधिकतर चादर, पर्दे व महिलाओं के वस्त्रों पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा आया कोने का आलेखन। कोने का आलेखन आपको नीचे दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये साइड में, तो ये कोने का आलेखन है। ठीक है, ये कॉर्नर में किया जाता है। ठीक है, अब इसको बारे में बताते हैं कि इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग किसी धरातल या वस्तु के कोने को सजाने के लिए किया जाता है। ये आलेखन अधिकांशतः त्रिभुजाकार धरातल पर ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार के आलेखन में एक इकाई को 1 या 2 बार दोहराकर बनाते हैं। ठीक है, अब आया लास्ट किनारी का आलेखन, है ना। किनारी का आलेखन क्या होता है? देखिए, किनारी का आलेखन ये फिगर है ना, जो किनारे बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के आलेखन किसी धरातल के बॉर्डर को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी फर्श, छत, चादर व साड़ी आदि की किनारी को सजाने के लिए इस प्रकार के आलेखनों में अधिकतर बेल बूटे बनाए जाते हैं व एक ही इकाई या बूटे की बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है। देख रहे हैं आप, यही फिगर यहाँ पे, ये भी फिगर यहाँ पे, ये भी आलेखन यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा किनारी का आलेखन।